हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मैक्स मंगा एक्सप्लेन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग युआन बड़ी मुश्किल से डबल एपर्चर जीयू को रिफाइन कर पाया था, लेकिन उस प्रक्रिया ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। हालत ये थी कि अब उसके लिए भागना भी नामुमकिन हो गया था। उसी बीच बाई निंगबिंग ने भी उसे धोखा दे दिया और इस मौके का फायदा उठाकर टाई क्लैन ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। अब फैंग युआन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरन उसे स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का इस्तेमाल करना पड़ा, और जैसे ही उसने ये किया वो फिर से पुनर्जन्म ले लेता है, समय में पीछे लौटकर उसी जगह, थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के अंदर। लेकिन अब कहानी पलट चुकी थी। इस बार उसे सब कुछ मालूम है, कौन उसे धोखा देगा, कौन उस पर नजर रखे हुए है, कौन कब हमला करेगा। मतलब इस बार फैंग युआन के पास वो सारी जानकारी है जिससे वो अपने दुश्मनों से एक एक कदम आगे रहेगा। अब वो उसी जानकारी का इस्तेमाल करके फिर से डबल एपर्चर जीयू को रिफाइन करेगा। लेकिन कैसे करेगा, कौन सी चालें चलेगा और अपने दुश्मनों से कैसे निपटेगा, यही सब हम जानेंगे आज की कहानी में, यानी चैप्टर 401 से 405 में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चो जियू एकदम चौंक गया। उसने तुरंत अपने मन को केंद्रित किया और अपनी सोल को जोर से धकेला। ध्यान में जाकर उस पीली रोशनी का प्रतिरोध करने लगा। वो पीली रोशनी फैंग युआन की सोल पावर से बनी थी, लेकिन फैंग युआन अभी जवान था। उसकी सोल की नींव उतनी गहरी नहीं थी जितनी 100 साल पुराने राक्षस चो जियू की, इसलिए उसे गुलाम बनाना आसान काम नहीं था। पर फैंग युआन ऐसा कुछ देखकर अनजान नहीं था। उसके पास अपने तरीके थे। पियाक पियाक पियाक, बम बम बम। रुक जा, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? मेरे चेहरे पर एक बार और लात मारी तो मैं जान दे दूंगा लड़ते हुए। हरामी, अब भी मार रहा है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। बस मत मार मुझे। नहीं, अब और नहीं। फैंग युआन ने चो जियू को इतना पीटा कि वो जमीन पर लौटने लगा। चो जियू अपने गू वर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फैंग युआन के पास स्ट्रेंथ पाथ के गू वर्म्स थे। ताकत की तुलना में चो जियू फैंग युआन के सामने कुछ भी नहीं था। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा नीला पड़ गया और ध्यान भटकने से वो पीली रोशनी उसके शरीर में और गहराई तक घुस गई। मुझे इसे रोकना होगा। अगर ये पूरी तरह समा गई तो मैं इसका गुलाम बन जाऊंगा। मेरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। चो जियू खुद को सिकोड़ते हुए फैंग युआन की मार सहता रहा। उसके भीतर का खतरे का एहसास इतना प्रबल था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। बस थोड़ा सा प्रकाश बाकी रह गया था उसके माथे के पास, जो अभी तक पूरी तरह नहीं घुसा था। फैंग युआन ठंडे स्वर में हंसा और बोला, जेंगा न्यू, तू बदला नहीं लेना चाहता? चेन जियू ने तुझे धोखा दिया और अब शांग यान फेई के साथ मजे में रह रही है। तू कैसे जानता है ये सब? चो जियू हैरान रह गया और उसी पल वो रोशनी पूरी तरह उसके शरीर में समा गई। चो जियू का चेहरा तुरंत बदल गया। वो घुटनों पर बैठ गया। यह अधीनस्थ मास्टर को प्रणाम करता है। फैंग युआन हंस पड़ा, दिल खोलकर हंसा। काम हो गया। ये रैंक 5 स्लेवरी जू असली कीमत तभी दिखाता है जब इसे किसी रैंक 5 जू मास्टर पर इस्तेमाल किया जाए। अब तक मो वू टियन और शाओ मैंग पहुंचे नहीं थे। टाइमू बाय, वू गुई, कू मो और वू लानशान को फैंग युआन पहले ही मार चुका था। आखिरी दो नाम बचे थे, वू माउंटेन का मालिक वांग शाओ और किलर गोस्ट डॉक्टर चो जियू। लेकिन वू माउंटेन की क्या औकात थी लाइफ एंड डेथ के दूर के सामने। वो जगह तो रिवर ऑफ टाइम के बराबर निषिद्ध भूमि थी। चो जियू को गुलाम बनाना मतलब लाइफ एंड डेथ डोर का सुराग पा लेना। ऊपर से चो जियू सदर्न बॉर्डर के 4 महान डॉक्टर्स में से एक था। उसकी पहुंच राइचस पाथ तक थी, मो वू टियान से कहीं ज्यादा मूल्यवान। बस एक कमी थी, चो जियू को गुलाम बनाने से फैंग युआन की सोल पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया था, जिससे आने वाले इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट में दिक्कत आ सकती थी। फैंग युआन ने उसे घूरते हुए पूछा, चो जियू, उस वक्त तूने डॉक्टर सुशियो के साथ पॉइजन वाओ गू का इस्तेमाल किया था ना? ये कसम खाकर कि तुम दोनों सदा एक दूसरे से प्रेम करोगे, कभी साथ नहीं छोड़ोगे। हाँ मास्टर, ऐसी ही बात थी, लेकिन आपको कैसे पता? चो जियू जमीन पर घुटनों के बल बैठा जवाब देने लगा, चेहरा सूजा हुआ और मन में भ्रम से भरा। हूँ, जब तूने पॉइजन वाओ गू का इस्तेमाल किया तो ये बता, डॉक्टर सुशो ने उसके बंधन कैसे तोड़े? फैंग युआन की आंखें सिकुड़ गईं। पॉइजन वाओ गू माउंटेन प्लेज सी ओथ गू का विकल्प है। चेंजू के पास उसे तोड़ने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उस औरत ने उस रंगीन शांग यान फेई के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने पॉइजन वाओ को खुद पर चलने दिया, जिससे वो मर गई। बिना होस्ट के पॉइजन वाओ की ताकत खत्म हो गई। फिर उसने अपने हीलिंग टेक्निक से खुद को दोबारा जिंदा किया और यूं वो उस वाओ से मुक्त हो गई। चो जियू ने गुस्से में कहा। वो अपनी सीनियर सिस्टर से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया, किसी दूसरे मर्द के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी और पॉइजन वाव तोड़ दिया।
फैंग युआन ये सुनकर उससे भी ज्यादा गुस्से में आ गया और एक जोरदार लात मारकर चो जियू को दूर फेंक दिया। तू झूठा कमीना। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में चो जियू ने कहा था, हमने ब्लेस्ड लैंड के समुंदर के सामने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। लेकिन कौन जानता था कि उसका दिल पहले ही बदल चुका था। उसने उस समय ली हुई कसम तोड़ दी और मुझे घायल करके उस चोर के साथ भाग गई। कसम क्या, वो तो कमबख्त पॉइजन वाओ जियू था। इस चो जियू ने हमेशा छोटी छोटी बातें बताईं, मगर असली बात छिपा ली। अगर उसने तब पॉइजन वाओ गू का नाम लिया होता तो शायद फैंग युआन इतना अनजान नहीं रहता। उसे पता चल जाता कि शैंग क्लैन सिटी में कोई ऐसा भी है जो पॉइजन वाओ गू तोड़ सकता है, और वो बाइनिंग बिंग से ज्यादा सावधान रहता। लेकिन मुझे अंदाजा लगाना चाहिए था। जब चो जियू ने शांग यान फेई के रूप की बात की थी तो बोला था बस थोड़ा सा ज्यादा सुंदर है। इतनी बेशर्मी से कहा जैसे कुछ खास नहीं। अब हैरानी नहीं कि उसने जियू का नाम नहीं लिया। फैंग युआन ने उसे घृणा से देखा। कहने को तो कहता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उस पर पॉइजन वाओ जियू का बंधन डाला इससे साफ था कि उसके दिल में कितना अंधेरा और नीचपन भरा था। ऐसे इंसान से झूठी बड़ी बड़ी बातें सुनना कोई अचरज नहीं था। फैंग युआन अब बाइनिंग बिंग के पॉइजन वाओ से मुक्त होने के कारण को समझ गया। पिछली जिंदगी में भी बाइनिंग बिंग ने वजह नहीं बताई थी। अब वो जान गया कि असल में डॉक्टर सुशो ने ही उसे आज़ाद किया था। ठीक है, पुरानी बातों को यहीं छोड़ दे। चो जियू, अब तू किंग्सन इनहेरिटेंस जा और मेरे लिए अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू लेकर आ। फैंग युआन ने अपने विचारों को समेटते हुए आदेश दिया। मास्टर, ये सबॉर्डिनेट अपनी पूरी ताकत लगा देगा, चो जियू ने झुककर जवाब दिया। चो जियू एक हीलिंग गू मास्टर था, वो फेंग टियन यू की तरह रिफाइनमेंट पाथ का मास्टर नहीं था। इसलिए फैंग युआन उसे सेकेंड एपेचर जियू को रिफाइन करने में मदद के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू हासिल करना उसके लिए बेहद आसान था, क्योंकि अब ब्लेस्ड लैंड कमजोर होती जा रही थी और जल्द ही ग्यू वर्म्स फिर से इस्तेमाल किए जा सकते थे। चो जियू को बस आगे बढ़कर लड़ना था और वो अनडिफीटेड 100 बैटल्स जियू हासिल कर लेता। इस वक्त तक फैंग युआन का स्लॉटर खत्म हो चुका था। वो वापस हॉल में लौटा और रिफाइन करने में लग गया। अपनी पिछली जिंदगी की तुलना में इस बार उसने बहुत समय बचा लिया था। अब उसके ऊपर स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का कोई दबाव नहीं था। सब कुछ बहुत आसान हो गया था। पहले वो दिन में सिर्फ 1 घंटा सोता था और बाकी समय रिफाइन करने में खुद को खपा देता था। लेकिन अब वो 6 घंटे सो सकता था। धीरे धीरे स्थिर मन से पूरी सीक्वेंस में रिफाइन करता था। दिन बीतते गए और ब्लेस्ड लैंड कमजोर होती गई, लेकिन इस बार इमॉर्टल एसेंस की खपत बहुत कम थी। फैंग युआन को पिछली बार का अनुभव था, इसलिए उसने इस बार कोई गलतियां नहीं की। कई चरण एक ही कोशिश में पूरे कर दिए, जिससे लैंड स्पिरिट बहुत चकित था। 3 किंग्स इनहेरिटेंस की अजीब हालत ने सबका ध्यान खींच लिया था। समय बीतने के साथ चे क्लैन, जुओ क्लैन आगे बढ़ गए और शाओमांग और मो वू टियान भी सांचा माउंटेन पर आ पहुंचे। आखिरकार अक्टूबर 24 तारीख दोबारा आ गई। मास्टर, सबॉर्डिनेट सफल हो गया। चो जियू जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथों में एक जियू थी जिसे उसने फैंग युआन की तरफ बढ़ाया। वो जियू देखने में साधारण थी, जैसे कोई धूसर पत्थर की डिस्क हो। वही अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू थी। पिछली जिंदगी में फेंग टियान यू, जिसे फैंग युआन ने गुलाम बनाया था, उसने किंग्सन इनहेरिटेंस हासिल किया था और उसके साथ सैकड़ों हैरी मैन उसके फॉलोअर बने थे। लेकिन अब जो जियू रिफाइनमेंट पाथ का मास्टर नहीं था, उसने जबरदस्ती रास्ता तोड़कर बस अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू ली थी। उसके साथ एक भी हैरी मैन नहीं था। वैसे भी हैरी मैन रिफाइनमेंट में तो निपुण थे, पर लड़ाई में कमजोर। उनकी रक्षा रेखा बेकार थी, इसलिए फैंग युआन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू को रखकर फैंग युआन ने चो जियू को कुछ निर्देश दिए और उसे भेज दिया। ये सब कुछ गुप्त रूप से हुआ, बाइनिंग बिंग को इसकी भनक तक नहीं लगी। फैंग युआन वापस ब्रॉन्ज हॉल में आया और बाइनिंग बिंग पहले से वहां मौजूद थी। उसके पीछे लाखों डॉग बीस्ट्स थे जो आराम कर रहे थे या खेल रहे थे। फैंग युआन ने हल्की मुस्कान दी। बाइनिंग बिंग, अपने गू वर्म्स लैंड स्पिरिट को सौंप दो। क्या? बाइनिंग बिंग चौंक गई। क्या मैं ही इन कुत्तों की कमांडर नहीं हूं? लैंड स्पिरिट भी गू वर्म्स इस्तेमाल कर सकता है और वो तुमसे बेहतर तरीके से इन्हें नियंत्रित कर सकता है, फैंग युआन ने समझाया। लैंड स्पिरिट प्रकट हुआ, थोड़ी चिंता के साथ बोला, यंग मैन, मुझे तुम्हारे साथ रिफाइन भी करना है और इमॉर्टल एसेंस को नियंत्रित भी रखना है। अगर मुझे इन कुत्तों को भी संभालना पड़ा तो शायद मेरे पास उतनी ऊर्जा न रहे। फैंग युआन हल्का हंसा, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। चिंता मत करो, क्या तुम्हें मेरी क्षमताओं पर भरोसा नहीं? दुश्मनों के बीच भी मेरे कुछ मोहरे मौजूद हैं। यहां पर्याप्त प्राइमीवल स्टोन्स हैं जिनसे तुम कुत्तों को आसानी से नियंत्रित कर सकोगे। ऐसा है क्या? बागुई थोड़ा झिझका, लेकिन फैंग युआन की गुप्त पहचान सोचकर आखिरकार मान गया। और तुम बाइनिंग बिंग,
मेरे साथ चलो। जब मैं रिफाइन कर रहा हूं तो मुझे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत होगी जो मेरी रक्षा करे। फैंग युआन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और स्नेहभरी मुस्कान दी। बाई निंगबिंग ने हल्की नाक से आवाज निकाली। उसकी आंखें चमकी और सपाट लहजे में बोली, तुम्हारी मर्जी, जब तक तुम मरे नहीं, गू रिफाइनमेंट सफल हुआ या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फांग युआन और बाई निंगबिंग साथ में हॉल के भीतर गए। फैंग युआन बैठ गया और बाई निंगबिंग उसके पीछे पहरे पर खड़ी रही। फैंग युआन ने आंखें बंद कर लीं, कुछ नहीं किया। अब क्या इंतजार कर रहे हो? समय बहुत कम है। बाई निंगबिंग कुछ देर तक सहती रही, फिर चुप्पी तोड़ी। निंगबिंग, शांति रखो, कुछ चीजें जल्दी नहीं की जा सकती। फांग युआन मुस्कुराया, उसके स्वर में जरा भी चिंता नहीं थी। बाई निंगबिंग ने दोबारा नाक से आवाज निकाली और कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें आधी बंद थीं, मन में सोच रही थी, ये फैंग युआन आखिर करना क्या चाहता है? उसने मेरी कमांडिंग क्यों छीनी? क्या उसे मुझ पर शक है? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मुझे हॉल में नहीं रखता। इसका मतलब वो अभी भी मुझ पर भरोसा करता है। मुझे सब्र रखना होगा। फिर उसके मन में टाई रुओ नान का ख्याल आया। वो अभी बाहर कुत्तों की भीड़ से जूझ रही होगी। मेरे बिना वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। कमबख्त, उसने मुझे कुत्तों का नियंत्रण नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास बैकअप प्लान है। टाई बाई की पहले से सांचा माउंटेन पर मौजूद है। थोड़ी देर बाद फांग युआन अब भी शांत था, कुछ नहीं कर रहा था। यहां तक कि लैंड स्पिरिट भी उसे रिफाइन करने को कहने लगा, पर फैंग युआन ने उसकी बात ठुकरा दी और कुछ नहीं किया। लैंड स्पिरिट अब बेचैन हो गया। उसकी आवाज में हल्का गुस्सा था, लेकिन फैंग युआन ने अपने रीबर्थ वाले रहस्य से उसे फिर से मना लिया। उसी वक्त सांचा माउंटेन की चोटी पर नीली और लाल रोशनी के स्तंभ अब पतले और कमजोर थे, पर अब भी चमक रहे थे। किंग क्वान इनहेरिटेंस का पीला स्तंभ गायब हो चुका था। पिछली बार सिर्फ लाल स्तंभ बचा था, क्योंकि फेंग टियनयू ने किंगसिन इनहेरिटेंस हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार जो जियू रिफाइनमेंट मास्टर नहीं था, वो आखिरी परीक्षा पार नहीं कर सका, इसलिए 2 स्तंभ अब भी बचे थे। पता नहीं किंग क्वान इनहेरिटेंस किसे मिला। 2 इनहेरिटेंस बची हैं, हम जैसे छोटे लोगों के लिए कोई मौका नहीं बचा। लेकिन अजीब बात है, इनहेरिटेंस के अंदर जितने रैंक 5 गू मास्टर्स थे, कोई बाहर नहीं आया। क्या कुछ हुआ है? सही कहा, किंग क्वान इनहेरिटेंस हासिल कर ली गई, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं निकले? उन्हें ब्लेस्ड लैंड के अंदर ही रोका गया है। ये ब्लेस्ड लैंड अब विनाश के कगार पर है। जल्द ही दरवाजा खुलेगा और हम सब अंदर बाहर जा पाएंगे। एक आवाज गूंजी। वो लॉर्ड शाओमैंग हैं, किसी ने खुश होकर कहा, और सबने तुरंत उनकी पहचान पहचानी। Extreme Light GU, Heaven's Will GU, Empty Fist GU, Killer Move Immemorial Light Fist. शाओमैंग उस वक्त सांचा माउंटेन की चोटी पर खड़ा था। उसने अपनी किलर मूव का इस्तेमाल किया और अचानक पूरा आसमान अंधेरा हो गया। उसके चारों तरफ की रोशनी एक विशाल मुट्ठी में तब्दील हो गई, जो पहाड़ जितनी बड़ी थी। वो मुट्ठी सीधी ब्लेस्ड लैंड की बैरियर को चीरते हुए अंदर जा घुसी। एक ही पल में पूरा ब्लेस्ड लैंड हिल उठा और एक बहुत बड़ा छेद बन गया, जिससे अंदर और बाहर का रास्ता खुल गया। अब जू मास्टर्स बिना किसी रुकावट के अंदर जा सकते थे। चलो अंदर चलो, ब्लेस्ड लैंड की हर चीज हमारी है। जल्दी करो, वरना देर हो गई तो कुछ हाथ नहीं आएगा। दुर्भाग्य है कि असली खजाने तो वे बड़े एक्सपर्ट्स ले जाएंगे, हमारे लिए तो शायद बस बचा खुचा ही रह जाए। काश मैं किंग सिन या किंग बाओ की इनहेरिटेंस पालूं, कितना अच्छा होता। पूरा माहौल अफरातफरी का था। अनगिनत लोग खुशी से चिल्लाते हुए ब्लेस्ड लैंड के अंदर दौड़ पड़े, जिससे ब्लेस्ड लैंड पर बहुत दबाव बढ़ गया। यही वक्त है, हे, ये सारे बेवकूफ हैं। शाओमैंग अंदर ही अंदर ठंडी हंसी हंसता हुआ ब्लेस्ड लैंड में कदम रखता है। उधर ब्रॉन्ज हॉल भी उन झटकों से उभर चुका था। लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन से कहा, तो तुम इस झटके का इंतजार कर रहे थे। सच में बहुत खतरा था। अगर ये सब रिफाइंड प्रक्रिया के बीच में हुआ होता तो भारी नुकसान हो सकता था। तुम्हारा अनुभव सच में गू इमॉर्टल जैसा है, जो पुनर्जन्म लेकर आया हो। फैंग युआन मुस्कराया और मन से जवाब दिया, मैं सिर्फ गू इमॉर्टल नहीं, तुम्हारा भविष्य का मास्टर भी हूं। बागुई, तुम्हें समझना चाहिए कि मैं इमॉर्टल ज्यू को रिफाइन करने के लिए सबसे सही व्यक्ति हूं। जितना तुम मेरा साथ दोगे, उतना हमारे रिफाइन की सफलता का मौका बढ़ेगा। अब मुझे याद है, आगे 2 और झटके आएंगे, हमें उनसे जितना हो सके बचना होगा। चलो, रिफाइन शुरू करते हैं। फैंग युआन ने फॉल्स सेकंड एपर्चर ज्यू को कड़ाही में डाल दिया। लैंड स्पिरिट की मदद से ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन बिना आग के जलने लगा और बचे हुए इमॉर्टल एसेंस ने जलकर नीले धुएं का रूप ले लिया। वो नीला धुआं ऊपर उठकर फॉल्स सेकंड एपर्चर ज्यू को पूरी तरह से ढक गया। वो फॉल्स ज्यू धीरे धीरे ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन के ऊपर तैरने लगा और नीले धुएं की वजह से चमकदार पीली रोशनी में बदल गया। फैंग युआन ने अपना पूरा ध्यान नीले धुएं और पीली रोशनी को एक दूसरे के साथ संतुलित करने में लगाया।
पहले वो फेंग टियन के साथ रिफाइन करता था, लेकिन अब वो अकेला कर रहा था, इसलिए उसकी गति थोड़ी धीमी थी। उधर मो वू टियन अकेला डेंस फॉग के किनारे पहुंच चुका था। उसकी गहरी बैंगनी आंखें रहस्यमयी और जंगली आकर्षण से भरी थीं। उन आंखों से देखते हुए उसे वो फॉग एकदम साफ लग रही थी और डॉग बीस्ट्स का पूरा समुद्र उसकी नज़रों में खुल गया। ये कितनी सख्त डिफेंसिव फॉर्मेशन है, अकेले पार करना नामुमकिन है, लगता है मुझे किसी की मदद लेनी होगी। उसने तुरंत पलटकर देखा और थोड़ी देर बाद हू में ईआर को ढूंढ लिया। यंग मास्टर वू टियन, आपने तो रैंक 5 तक कल्टिवेशन कर ली। हू में एरमो वू टियान की प्रगति देखकर दंग रह गई। मो वू टियान ने इमॉर्टल ट्रेजर की बात बताई और ये सुनकर हू में ईयर की लालच तुरंत जाग उठी। उसने तुरंत उसका पूरा साथ देने का वादा किया, लेकिन रास्ते में उन्हें पता चला कि इमॉर्टल ट्रेजर की खबर पहले ही फैल चुकी है। दोनों ने जानकारी निकाली और जाना कि ये खबर खुद किलर गोस्ट डॉक्टर चो जियू ने फैलाई थी। अब वो सदर्न बॉर्डर के कई डिमोनिक ज्यू मास्टर्स को साथ लेकर ब्रॉन्ज हॉल की ओर बढ़ रहा था। मो वू टियन के माथे पर बल पड़ गए। अधिकतर डिमोनिक पाथ के गू मास्टर्स पहले ही चो जियू के साथ चले गए थे, इसलिए उसके पास अब बहुत कम लोग थे। ऊपर से ताकत के मामले में भी वो चो जियू के सामने कुछ नहीं था। मो वू टियन तो अभी नया था, जबकि चो जियू पुराना योद्धा था जो सदर्न बॉर्डर में कई सालों से घूम रहा था और 4 महान डॉक्टर्स में से एक था। बहुत से लोग उस पर एहसानमंद थे और राइचस पाथ में भी उसकी कुछ पहचान थी। कोई चारा न देखकर मो वू टियान को चो जियू के दल में शामिल होना पड़ा। भाई मो वू टियान की मदद से अब ये डॉग बीस्ट्स हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, चो जियू ने उसका स्वागत करते हुए कहा। मो वू टियान के चेहरे पर बेचैनी थी। चो जियू उसे आगे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसने सोचा अगर वो ये सब सहले और मदद करे तो मेन हॉल तक जल्दी पहुंचा जा सकेगा। दिखने में तो डिमोनिक ज्यू मास्टर्स की भीड़ बहुत भव्य थी, लेकिन उन्होंने तुरंत मेन हॉल की तरफ हमला नहीं किया बल्कि वहीं रुक गए। सर चो जियू, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, हम मेन हॉल की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? मो वू टियन ने भौहें चढ़ाकर कहा। चो जियू मुस्कराया। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ताकत, अभी भी हमारे कई साथी बाकी हैं, हमें पहले सबको जोड़ लेना चाहिए। जब सब साथ होंगे तो हर व्यक्ति का दबाव और खतरा दोनों कम हो जाएगा। मो वू टियन ने कई बार कहा, लेकिन चो जियू हर बार मुस्कुराकर टाल देता और जरा भी नहीं झुकता। अब मो वू टियन बेचैन होने लगा। उसने हू में ईआर, ली श्यान और बाकी लोगों से संपर्क किया और सबको उकसाने लगा कि जल्दी हमला करें। चो जियू के पास कोई उपाय नहीं था, वो सबके विरोध में नहीं जा सकता था। आखिरकार उसने मजबूरी में अपने दल के डिमोनिक ज्यू मास्टर्स को लेकर फोक के किनारे तक पहुंचाया। मो वू टियन कुछ देर तक सबको देखता रहा और फिर उसने दोबारा योजना बनाई कि भीड़ को 3 समूहों में बांट दिया जाए और इसी तरह आगे बढ़ा जाए। लेकिन चो जियू ने तुरंत कहा कि ये अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि धुंध बहुत घनी है और असली स्थिति को समझना नामुमकिन है। एक डॉक्टर होने के नाते उसके भीतर एक इलाज करने वाले की मर्यादा थी। वो ये नहीं देख सकता था कि सब अपनी जान जोखिम में डालकर मौत के मुंह में जाएं। मो वू टियन गुस्से में अपने पैर पटकने लगा और सबको बुलाने चला गया ताकि उन्हें इमॉर्टल ट्रेजर के लालच में भड़का सके। डिमोनिक ग्यू मास्टर्स का जोश भड़क उठा। चो जियू ने इस मौके का फायदा उठाकर सारी जिम्मेदारी मो वू टियान पर डाल दी और आगे बढ़ने वालों की सूची खुद तैयार की। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि जो भी आगे जाएगा वो अपनी मर्जी से जाएगा, किसी को जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। डिमोनिक भीड़ ने आसानी से हामी भर दी और मो वू टियन की व्यवस्था के अनुसार तीनों रास्तों की ओर बढ़ने लगी। अच्छा नहीं हुआ, कोई बाहर से हमला कर रहा है। जब रिफाइन चल रहा था तभी लैंड स्पिरिट की आवाज गूंजी। चिंता की कोई बात नहीं, मैंने पहले ही इस स्थिति की कल्पना की थी। तुम बाहर की लड़ाई संभालो, मैं अभी गू रिफाइनमेंट को स्थिर रखता हूं और बाद में तुम्हारे साथ जगह बदल लूंगा। फैंग युआन का चेहरा पूरी तरह शांत था। लैंड स्पिरिट ने अपनी ज्यादातर एकाग्रता फैंग युआन के निर्देशों के अनुसार डॉग बीस्ट्स को नियंत्रित करने में लगा दी और डिमोनिक भीड़ को वैसे ही पीछे धकेल दिया जैसे पिछली जिंदगी में हुआ था। मो वू टियन हार नहीं मान सका। उसने दूसरा हमला दल बनाया, लेकिन उन्हें भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा और वे हारकर लौट आए। तभी चो जियू आगे आया। सब जानते हैं मेरा नियम, जितनी जान मैं बचाता हूं उतनी ही जान मैं लेता हूं। अभी मैं सबका इलाज करूंगा, लेकिन उम्मीद है बाद में तुम सब अपना वादा निभाओगे। इतना कहकर उसने सबका इलाज शुरू किया। डिमोनिक भीड़ की आंखों में आंसू आ गए। चो जियू का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा और बहुत से लोग मो वू टियन का साथ छोड़कर उसकी ओर चले गए। चो जियू ने मो वू टियन के कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा, ब्रदर वू टियन, अब देख रहे हो, मैंने पहले ही कहा था कि जोखिम मत लो। अब देखो, हमारे इतने साथी अपनी जान गंवा चुके हैं, ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। उसकी आवाज जोरदार थी, जिससे मो वू टियन की आंखें फड़क उठीं और उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। ये बूढ़ा चालाक लोमड़ी,
अगर मैं इन बीस्ट्स को तोड़ने में सफल हो जाता तो सारा श्रेय इसे मिलता, और अब जब मैं असफल हुआ तो सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मैंने इन बीस्ट्स को बहुत हल्के में लिया। मैंने सोचा था कि ये फॉर्मेशन कमज़ोर है, पर यह नहीं सोचा कि इन्हें कोई जू मास्टर पीछे से नियंत्रित कर रहा है। इतनी तेज अनुकूलता और प्रतिक्रिया, ये तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एनस्लेवमेंट पाथ में गहरी समझ है। धत, ये तो वाकई नफरत करने लायक बात है। मो वू टियन दांत पीसते हुए रह गया, पर कुछ कर नहीं सका। पिछली जिंदगी में उसने ताकत और धमकी से डिमोनिक गू मास्टर्स को मौत के मुंह में धकेला था, लेकिन अब जब रैंक 5 चोजियू यहां था तो वो इतनी मनमानी नहीं कर पा रहा था। रुको, राइचस पाथ के गू मास्टर्स भी जल्द ही इकट्ठा हो जाएंगे, फिर हम उनसे बात कर सकते हैं। आखिर हमारे पास एक ही जिंदगी है। अगर हम अभी आगे बढ़े और राइचस पाथ ने फायदा उठा लिया तो बहुत बुरा होगा। चोजियू ने अपना विचार रखा। लॉर्ड किलर गोस्ट डॉक्टर सही कह रहे हैं। लॉर्ड किलर गोस्ट डॉक्टर वाकई दयालु हैं और हमारी जैसी छोटी हस्तियों की जिंदगी की कीमत समझते हैं। डॉक्टरों की अपनी हीलर मॉरल्स होती है। आखिर लॉर्ड किलर गोस्ट डॉक्टर डिमोनिक पाथ के वरिष्ठ हैं। मो वू टियन के दांत इतनी जोर से भींचे कि चरमराने की आवाज आने लगी। वो इस बूढ़े पर झपट पड़ना चाहता था। ऐसे ही समय बीतता गया जब तक राइचस पाथ के गू मास्टर शाओमांग के नेतृत्व में इकट्ठे नहीं हुए। उन्होंने कई बार हमला किया, लेकिन बार बार हारकर लौट आए। शाओ मैंग परेशान हो गया। किंग बाओ इनहेरिटेंस अब तक नहीं खुला था, इसलिए उसने दोबारा अपना किलर मूव इस्तेमाल किया। Extreme Light GU. My Will GU. Bright Spear GU. Killer Move My Glorious Spear. 1.8 मीटर लंबा और 0.6 मीटर मोटा प्रकाश का भाला टीले पर आ गिरा। भीषण विस्फोट हुआ जिसकी शॉकवेव्स ने आसपास की हर चीज उड़ा दी। जब चमकदार रोशनी छट गई तो टीले को ढकने वाली धुंध भी छट चुकी थी। सामने ब्रॉन्ज हॉल और विशाल डॉग बीस्ट्स अपने पूरे वैभव में नजर आ रहे थे। राइचस और डिमोनिक भीड़ का दिल उत्साह से धड़क उठा, लेकिन साथ ही ठंडा भी पड़ गया। अमर खजाना सामने था, लेकिन इतने विशाल डॉग बीस्ट फॉर्मेशन को पार करना असंभव लग रहा था। ये काम तभी हो सकता था जब राइचस और डिमोनिक दोनों मिलकर हमला करें। अनुभवी लोगों ने तुरंत यही सोचा। शाओ मैंग ने डिमोनिक दिशा की ओर देखा और मो वू टियान ने राइचस पाथ की ओर। दोनों को पता था कि उन्हें साथ आना पड़ेगा, पर पहले झुकना कौन होगा, यही सवाल था। समय धीरे धीरे बीतने लगा। चोजियू शांत भाव से डॉग बीस्ट्स को देख रहा था, वहीं शाओमैंग आंखें बंद कर गहरी सांसें ले रहा था। वो शाओ क्लैन का युवा स्वामी था, राइचस पाथ का प्रसिद्ध व्यक्ति। वो कैसे डिमोनिक पाथ के सामने सिर झुका सकता था? अगर बाद में ये बात फैली तो उसकी प्रतिष्ठा पर बड़ा आघात होता था। दूसरा झटका समाप्त हो गया है बागुई, मेरी गुप्त चाल काम कर रही है। थोड़े समय के लिए वे हमला नहीं करेंगे। चलो, रिफाइनमेंट जारी रखते हैं। फांग युआन ने लैंड स्पिरिट को पुकारा। जब राइचस और डिमोनिक के बीच ठहराव था, फैंग युआन ने फिर से रिफाइनमेंट शुरू किया। इस बार नीला धुआं और पीली रोशनी आखिरकार आपस में घुलने लगे। नीला धुआं हवा में तैरते घास के दानों में बदल गया और बढ़ने लगा। पीली रोशनी फूलों का रूप लेकर हवा में लहराई और घास में गिरकर समा गई। फैंग युआन ने एक खंजर निकाला और अपनी नस काट दी। अपनी एसेंस ब्लड बहाने लगा। बहुत सारा एसेंस ब्लड धुएं में मिला। नीले धुएं और पीली रोशनी ने सिस्कारियां भरी और एक लाल बादल में बदल गए, जैसे खून के सागर की लहरें हों। वो रक्त उछलकर एक गोले का रूप लेने लगा जो हवा में स्थिर था और फैल नहीं रहा था। एक दौर की प्रक्रिया के बाद वो धुएं का गोला स्थिर हुआ और उसके भीतर लाल गेहूं से भरा खेत बन गया। फैंग युआन ने गहरी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर पीली पड़ गई थी, क्योंकि उसने बहुत सारा खून खो दिया था। उसने तुरंत एक गू का इस्तेमाल कर अपनी चोट ठीक की। जंगली घास बढ़ो भरपूर, रक्त की ऊर्जा सागर जैसी। 300 साल वसंत, 500 साल शरद। उसने एक लाइफ स्पैन जीव निकाला। ये 300 साल की लाइफ स्पैन जीव थी, जो मोटे जड़ों जैसी दिखती थी, जैसे कोई सांप खुद में लिपटा हुआ हो। फैंग युआन ने उसे रक्त के खेत में फेंक दिया और धुएं का बादल उबलते पानी जैसा मचलने लगा। पिछली जिंदगी में यही विचित्र परिवर्तन लगभग उसकी असफलता का कारण बना था, लेकिन अब फांग युआन पूरी तरह तैयार था और उसने हालात को आसानी से नियंत्रित कर लिया। उसके नियंत्रण में धुएं का बादल धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन ठीक तभी लैंड स्पिरिट ने चेतावनी दी। बुरा हुआ, वे गू मास्टर्स अब मिलकर हमला कर रहे हैं। रिफाइन करने का समय नहीं बचेगा। चिंता मत करो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। फांग युआन ठंडे चेहरे से मुस्कुराया और दूसरी लाइफ स्पैन जू निकाल ली। मारो, आगे बढ़ो, इन कमीने कुत्तों को खत्म कर दो। चारों तरफ से चिल्लाने, चीखने, गालियां देने और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आपस में मिलकर ऐसी गूंज पैदा कर रही थीं कि जमीन तक कांप उठी। हमला शुरू हुए अभी मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे,
लेकिन टीले पर चारों तरफ खून और लाशें बिखरी पड़ी थीं। चो जियू सर, हम बहुत धीमे चल रहे हैं। इस रफ्तार से तो ब्रॉन्ज हॉल तक पहुंचना नामुमकिन है, मोवू तियन ने ज्याव होकर कहा। चो जियू हल्की हंसी हंसा, बोला माइनस, कुत्तों के झुंड बहुत बड़े हैं, क्या तुम सोचते हो इतनी आसानी से रास्ता बन जाएगा? धीरे चलना ही बेहतर है, राइचस पाथ वालों को ज्यादा दबाव झेलने दो, हम इस अफरातफरी में ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब चो जियू पहले से ही फांग युआन का गुलाम बन चुका था और उसका सबसे बड़ा मकसद बस समय निकालना था। पहले राइचस और डिमोनिक दोनों फैक्शंस आमने सामने थे, लेकिन मो वू तियन ने शाओ मैंग को मिलाकर पूरा संतुलन बिगाड़ दिया। चो जियू चाहकर भी रोक नहीं सका, इसलिए उसे वही करना पड़ा जो स्थिति मांग रही थी। हमला शुरू होते ही वो जानबूझकर गति धीमी करता रहा। असल में योजना 2 दिशाओं से आक्रमण करने की थी, लेकिन किलर गोस्ट डॉक्टर की चालों ने ऐसा कर दिया कि राइचस फैक्शन आगे बढ़ गई और उन्हें ज्यादा चोटें आईं। वहीं डिमोनिक फैक्शन की हानि कम हुई, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी धीमी थी कि अब वे चारों तरफ से घिरने के खतरे में थे। चो जियू, तुम क्या सोच रहे हो? तुम बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रहे हो। हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, इतनी सुस्ती से तो हम खत्म हो जाएंगे। तुम बूढ़े होकर पूरी तरह गड़बड़ा गए हो क्या? देख नहीं रहे? अगर हम यहीं रुके तो चारों तरफ से घिर जाएंगे, राइचस पाथ से भी बुरी हालत हमारी होगी। मो वू तियन गुस्से में पैर पटकते हुए चिल्लाया। चो जियू ने आंखें फैलाकर पलटकर कहा, मो वू तियन, तुम एक जूनियर हो, इतनी चिल्लाहट किस बात की? क्या समझते हो तुम? तुम्हारे तरीके से चलते तो पहले ही हमारे आधे लोग मर चुके होते। आगे चलकर जब हमें राइचस फैक्शन से इमॉर्टल ट्रेजर के लिए लड़ना होगा तो वही हमारे दुश्मन होंगे, अभी से क्यों ना उन्हें कमजोर कर दें। इतना कहकर चो जियू का लहजा नरम पड़ गया। उसने समझाते हुए कहा, अरे जवान आदमी, जोश में आकर अंधा मत बनो, सोच समझकर चलो। पहले जो हुआ था उसके कारण ज्यादातर डिमोनिक जू मास्टर्स अब चो जियू का पक्ष ले रहे थे और मो वू तियन का विरोध कर रहे थे। मो वू तियन के दिल में गुस्सा सुलग उठा, उसने सिर उठाकर चिल्लाया, बूढ़े मूर्ख चो जियू, हमारी सोच अलग है। तुम लोग यहां बैठे बैठे मौत का इंतजार करो, मैं जा रहा हूं अपना इमॉर्टल ट्रेजर लेने। ये कहकर वो ब्रॉन्ज हॉल की ओर तेजी से बढ़ गया। हु मेई एर, ली शियान और बाकी सबको भी लगा कि मो वू तियन सही कह रहा है, पर उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि वे अकेले आगे बढ़ सकें, इसलिए वे भी भीड़ के साथ ही बढ़ते रहे। जवान लोग कितने उतावले होते हैं, चो जियू ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, फिर मुस्कराया। देखा, मैंने उसे उकसाया और अब वही हमारे लिए रास्ता साफ कर रहा है। हम धीरे धीरे पीछे से उसी के बनाए रास्ते पर बढ़ेंगे, बिल्कुल सही योजना। बाकी सब हंस पड़े और चो जियू की चालाकी की तारीफ करने लगे। उधर अनगिनत कुत्ते लहरों की तरह आ रहे थे और हजारों गू मास्टर्स उनसे लड़ रहे थे। खून बह रहा था, हाथ पैर उछल रहे थे, अलग अलग जू वर्म्स की ताकतें भिड़ रही थीं, जैसे आग और बर्फ का नाच हो रहा हो। बिजली की चमकें फट रही थीं, जमीन उखड़ रही थी और हर तरफ हरी बेलें फैल रही थीं। यी चोंग का पूरा शरीर नीली मछलियों के स्केल से ढका था, पीठ पर काले पंख निकल आए थे और उसके चारों ओर हल्की नीली लहरें घूम रही थीं। वो समुंदर का डरावना शार्क बन गया था, जो बेखौफ आगे बढ़ता जा रहा था। यी हुआ ने आग के देवता का रूप ले लिया था, जहां से गुजरता वहां बस जलती लपटें और कुत्तों की चीखें रह जातीं। यान जून ने फैंटम पाथ गू वर्म का इस्तेमाल किया और एक खोखले साए में बदलकर दुश्मनों के वारों से बार बार बचता गया। ली शियान ने अपना रैंक 5 GU इस्तेमाल किया और मौका देखकर अपने शरीर को पूरी तरह छिपा लिया। कोंगरी तियन की देह फूलों की बारिश बनकर आसमान में तैर रही थी। हर कोई अपनी पूरी शक्ति दिखा रहा था और सब ब्रॉन्ज हॉल के पास पहुंचने की कोशिश में थे। उनमें सबसे आगे और सबसे ज्यादा प्रभावशाली 2 लोग थे, शाओ मैंग और मो वू तियन। लेकिन उनका अच्छा समय ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि बा हुआंग और यिंगमिंग 2 डॉग एम्परर्स फिर सामने आ गए और उनकी राह रोक ली, ठीक पिछली बार की तरह। समय आ गया है। सबसे आगे खड़ी टाई रुओ नैन, जो खून से लथपथ थी, ठहरकर भारी सांसें लेते हुए बोली। टाई क्लैन के 4 बूढ़े योद्धा उसके साथ थे और उनके बीच टाई बाई की भी मौजूद था। हम ब्रॉन्ज हॉल से बस कुछ 1000 कदम दूर हैं, यहाँ कुत्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, अब सब आपकी जिम्मेदारी है, लॉर्ड टाई बाई कुई, टाई रुओ नैन ने कहा। हे, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, अब तो हाथ खुजला रहे हैं। टाई बाई क्यूई ने अपनी टोपी उतारी और उसके माथे पर तीसरी आंख चमकने लगी। पैश! उसने अपना जू वर्म सक्रिय किया और दोनों हाथों से सामने की जगह को धक्का दिया, जिससे एक काला छेद बन गया। वो काला छेद घूमने लगा और उसमें से अनगिनत सफेद बंदर कूदकर बाहर आने लगे। वो सफेद बंदरों की सेना एक मजबूत फॉर्मेशन बनाकर ब्रॉन्ज हॉल की तरफ दौड़ पड़ी। यंग मास्टर, आप आगे बढ़िए, मैं इन्हें यहीं रोक लूंगा। टाई बाई क्यूई की आवाज में भरोसा और ताकत दोनों थीं। हम तुम्हारे भरोसे हैं, इमॉर्टल गूस सबसे जरूरी है। क्लैन के लिए हमें फैंग युआन को जिंदा पकड़ना ही होगा।
टाई रुओ नैन ने दांत भींचकर कहा, फिर हाथ हिलाते हुए अपने चारों एल्डर साथियों को लेकर अंदर की ओर आक्रमण शुरू कर दिया। व्हाइट आर्मी के बलिदान और ढाल बन जाने से टाई रुओ नैन आखिरकार मेन हॉल के अंदर पहुंची गई। उधर फैंग युआन अभी भी रिफाइन कर रहा था, उसके पास कुछ और करने का वक्त ही नहीं था। लैंड स्पिरिट हमला करना चाहता था, लेकिन फैंग युआन ने उसे रोक दिया। बागुई, खुद पर जोर मत डालो, तुम्हें बाहर डॉग ग्रुप्स को नियंत्रित करना है और साथ ही इमॉर्टल एसेंस को संभालकर रिफाइन में मेरी मदद करनी है। ऐसे में तुम और कैसे ध्यान बांट सकते हो? अब आगे तुम्हारे ऊपर है बाई निंग बिंग, जाकर उसे रोक लो। बाई निंग बिंग ने ठंडी सांस छोड़ी, आंखें सिकोड़ते हुए टाई रुओ नैन के सामने आकर जमकर लड़ाई शुरू कर दी। फैंग युआन के सामने जो क्लाउड स्मोक था वो जबरदस्त उथल पुथल कर रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में इस समय तक वो थर्ड वॉच जीयू का इस्तेमाल कर चुका था, मगर अब फेंग टिएनयू की मदद न होने की वजह से उसकी प्रगति बहुत धीमी थी। वो अभी बस 500 साल वाला लाइफ स्पैन गू ही डाल पाया था। रिफाइनमेंट मास्टर फेंग टिएनयू के बिना फेंग युआन को क्लाउड स्मोक को नियंत्रित करने में काफी मुश्किल हो रही थी। वो क्लाउड स्मोक बहुत हिंसक तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा था। कई बार फेंग युआन असफल होने से बाल बाल बचा, लेकिन हर बार उसने हालात संभाल लिए। पीछे टाई और बाई के बीच लड़ाई जारी थी, तभी टाई क्लैन के 4 बुजुर्ग भी उसमें शामिल हो गए। बाई निंग बिंग उनकी बराबरी नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे पिछड़ने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, फैंग युआन, मैं इन्हें और ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगी, और कितना समय लगेगा तुम्हें? उधर क्लाउड स्मोक ने आखिर लाइफ स्पैन जीव को पूरी तरह सोख लिया और उसका रूप बदलकर खून जैसे लाल खेतों और सुनहरी फसलों में तब्दील हो गया। ये था 500 ईयर्स एज ऑटम का दृश्य। फैंग युआन की आवाज घबराई हुई थी, थोड़ा और रोक लो, मुझे अभी बहुत समय चाहिए। अगर मैं मर गई तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। बाई निंग बिंग गालियां बकती रहीं। कुछ ही चालों के बाद बाई निंग बिंग ने भारी सांस लेते हुए कहा, अब और नहीं हो पाएगा। फैंग युआन, मैं खुद को उड़ाने जा रही हूं। क्या तुम्हारी एप्टीट्यूड फिर से 100% हो गई? फैंग युआन चौंक गया। तुझे क्या लगता है? बाई निंग बिंग ने झुंझलाकर जवाब दिया। क्लाउड स्मोक अब धीरे धीरे मैच्योर होकर फैलने की बजाय सिमटने लगा। टंकी के बराबर आकार से घटकर अब बस एक कटोरे जितना रह गया था। कोशिश करो संभालने की, जब तक बिल्कुल काबू में न रहे तब तक, फैंग युआन ने जोर से कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। बाई निंग बिंग ने गहरी सांस ली। क्रैक क्रैक की आवाज के साथ तेजी से बर्फ जमा होने लगी। ठंड की लहरें मेन हॉल में हर तरफ फैल गईं। तापमान तेजी से गिर गया। ये कौन सा गू है? टाई रुओ नन की हैरानी भरी चीख भी फैंग युआन तक पहुंची। फैंग युआन ने मुश्किल से सिर घुमाया और देखा कि पूरा मेन हॉल अब बर्फ और हिम का संसार बन चुका है। बाई निंग बिंग हवा में तैर रही थी, उसका पूरा शरीर बर्फ के क्रिस्टल जैसा हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे वो चिंगमाओ माउंटेन पर आत्मविस्फोट के वक्त हुई थी। ठंडी हवाएं गरज रही थीं, बर्फीले पहाड़ उठ रहे थे और टाई रुओ नैन की तरफ पहाड़ जैसी बर्फ की लहर टूट पड़ी। क्या ये वही मशहूर नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक है? टाई रुओ नैन ने चौंक कर कहा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह पूरी तरह बर्फ में बंद हो गई, जैसे कोई कीड़ा एम्बर में कैद हो जाता है। बर्फ की परत धीरे धीरे फैंग युआन की ओर बढ़ने लगी। बाई निंग बिंग, बाई निंग बिंग, फैंग युआन ने चिंतित होकर पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। उसका शरीर अब लगभग पूरी तरह बर्फ में मिल चुका था, चेहरा भी धुंधला हो गया था, उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें अब पूरी तरह बुझ चुकी थीं। कमबख्त, फैंग युआन ने गाली दी, खड़ा होकर यांगू को बाई निंग बिंग की तरफ भेजा। लेकिन आधे रास्ते में ही यांगू ने दिशा बदली और वापस फैंग युआन के दाएं हाथ में लौट आया। उसी वक्त क्लाउड स्मोक एक गू वर्म में बदल गया और फैंग युआन के बाएं हाथ पर उतर आया। वो गू किसी मूंगफली के छिलके जैसा था, सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ, और उसकी सतह पर लाल खून जैसी रेखाएं बनी हुई थीं। पहले जो नकली सेकेंड एपर्चर ज्यू था वो बस 1 हफ्ते तक जी पाता था और अस्थिर था, लेकिन ये नया ग्यू पूरे 40 साल तक रह सकता था। है। फैंग युआन ने सिर उठाकर हंसी छोड़ी, लिक्विड मेटल ग्यू का इस्तेमाल कर बर्फ को रोक दिया। फिर बाई निंग बिंग से बोला, बाई निंग बिंग, काफी नाटक कर लिया ना? बर्फ तुरंत रुक गई। फैंग युआन फिर हंसा, टाई क्लैन के साथ मिलकर काम करना कैसा लगा? इस बार बाई निंग बिंग और अभिनय नहीं कर सकी। वो वापस अपने असली शरीर में लौट आई और फैंग युआन को देखती रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी और संदेह जम गया। तुमने ये सब कैसे जान लिया? फैंग युआन ने दोनों जू हाथों में घुमाते हुए कहा, शंग क्लैन सिटी में तुमने जानबूझकर यान 2 से हार मान ली, डॉक्टर सूशो से जाकर पॉइजन वाव हटवाया और फिर टाई रुओ नैन से चोरी छिपे संपर्क किया। सांचा माउंटेन पर तुमने चारों बुजुर्गों के साथ मिलकर साजिश रची। क्या तुम्हें लगा मैं अंधा हूं? बाई निंग बिंग जमीन पर उतर आई, चेहरा सुन्न और मन सन्न। फैंग युआन ने ये सब कैसे जान लिया? मैंने तो इतनी सावधानी बरती थी। इसका मतलब वो शुरू से ही सब देख रहा था। रुको,
लेकिन मैंने तो फिक्स स्टार ज्यू सफलतापूर्वक लगा दिया था। फैंग युआन, तुम शैतान हो। मान लिया तुमने सब जान लिया तो क्या हुआ? अब तुम बच नहीं सकते, आज तुम्हारा अंत तय है। टाई रुओनान ने चिल्लाते हुए कहा, और जैसे ही राज खुला वो बर्फ तोड़कर बाहर निकल आई। उसके साथ टाई क्लैन के चारों बुजुर्ग भी कूद पड़े। फैंग युआन हंस पड़ा, अपना बायां हाथ उठाकर बोला, तुम फिक्स स्टार गू की बात कर रही हो? अगर मैं ये हाथ ही काट दूं तो? टाई क्लैन के चारों बुजुर्गों के चेहरे गंभीर हो गए। अगर फैंग युआन ने सच में हाथ काट दिया तो उनके किलर मूव से उन्हें बस उसका कटा हुआ हाथ ही मिलेगा, और फैंग युआन जैसा निर्दयी आदमी अपने हाथ की बलि देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, टाई रुओनान जोर से हंस पड़ी। वो फैंग युआन की तरफ इशारा करके बोली, फैंग युआन, अब हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। भले ही तुमने हमारी चाल पहचान ली हो, लेकिन बाहर जो डॉग ग्रुप है वो ज्यादा देर तक दोनों गुटों को रोक नहीं सकता। जल्दी ही शाओमांग, चो जिऊ, मोवू टियान, यी हुओ, यी चोंग और बाकी सब यहां अंदर पहुंच जाएंगे। क्या तुम इमॉर्टल ज्यू की रक्षा कर पाओगे? तुम पागल आदमी हो। इतने सारे गू मास्टर्स को मार दिया, उनके एपर्चर्स छीनकर रिफाइन किया, ये सब अपराध माफ नहीं होंगे। बाय निंग बिंग खुद इसकी सबसे बड़ी गवाह है। अगर हमने ये बात दुनिया में फैला दी तो तुम हर जगह वांछित अपराधी बन जाओगे। और सबसे अहम बात, तुम्हारा इमॉर्टल ज्यू अभी पूरा रिफाइन भी नहीं हुआ है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सफल हो पाओगे? इम्पॉसिबल। अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है। थोड़ी ही देर में ये पूरा हॉल लोगों से भर जाएगा, फिर तुम कहाँ भागोगे? उड़कर निकलने की कोशिश करोगे? है। अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, हमारे टाई क्लैन के सामने सरेंडर करो। वो अधूरा इमॉर्टल ग्यू हमें सौंप दो, पुराने क्लैन लीडर के ग्यू वर्म्स भी हमें दे दो, और डीमन सप्रेशन टावर में जाकर सुधार के लिए रहो। बस उसी हालत में तुम्हारी जान बच सकती है। टाई रुओनान आगे बढ़ी और उसकी नजरें तलवार जैसी तेज हो गईं। उसने कहा, फैंग युआन, तुम एक समझदार इंसान हो, तुम्हें अपनी स्थिति का अंदाजा तो है ही। फैंग युआन का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे मेरी स्थिति का पूरा अंदाजा है, और तुम्हारी स्थिति का भी। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आई। इमॉर्टल ज्यू का रिफाइन अब तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसी वजह से मेरे पास इतना इमॉर्टल एसेंस बचा है कि मैं तुम सबको मार सकता हूं। लेकिन तभी बागुई प्रकट हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने रोते हुए कहा, कोई फायदा नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अगर तुमने अभी इन्हें मारने की कोशिश की तो इमॉर्टल एसेंस बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा, और ज्यू रिफाइनमेंट जारी रखना असंभव होगा। ऊपर से अब बहुत देर हो चुकी है, ब्लेस्ड लैंड में हर जगह छेद हो चुके हैं, कुछ ही देर में ये पूरी तरह ढहकर धुएं में बदल जाएगी। बागुई की सबसे बड़ी चाह यही थी कि सेकंड एपर्चर ग्यू रिफाइन हो जाए। उसे अपनी मौत की भी परवाह नहीं थी, बस रिफाइनमेंट पूरी होनी चाहिए थी। मगर अब फैंग युआन बस बीच के चरण तक पहुंचा था। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल कदम अभी बाकी था, लेकिन अब हालात उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। युवा, तुमसे बड़ी गलती हुई है। हमारा इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट असफल हो गया है। लैंड स्पिरिट जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। तभी एक और आवाज आई, इमॉर्टल गू रिफाइन करना, और यहां इतनी हलचल वाकई दिलचस्प है। ये था यान जून, जो शांति से मैं हॉल में दाखिल हुआ। पिछले जन्म में उसे फेंग टियानयू ने रोक लिया था, लेकिन इस बार कोई रुकावट नहीं थी। वो सीधे ब्रॉन्ज हॉल में प्रवेश कर गया। हे फैंग युआन, तुम ब्लेस्ड लैंड के मास्टर नहीं हो, इसलिए लैंड स्पिरिट तुम्हारी पूरी तरह नहीं मानेगा। अब जब यंग क्लैन लीडर यान जुन आ गया है तो बाकी भी जल्द ही पहुंचने वाले हैं। आज तुम्हारी हार तय है। टाई रुओनान को लैंड स्पिरिट से थोड़ा डर था, इसलिए वो बस मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश कर रही थी। फैंग युआन मुस्कुराया, नहीं, अभी उम्मीद बाकी है। गू रिफाइनमेंट को पूरी तरह असफल नहीं कहा जा सकता। उसने अपनी नज़र बाई निंग बिंग की ओर मोड़ी। बाई निंग बिंग का दिल जोर से धड़क उठा। उसे लगा, अगर फैंग युआन यांग गू का इस्तेमाल करके उसे जबरदस्ती लड़ने पर मजबूर करेगा तो वो क्या करेगी। मगर फैंग युआन की नज़रें बाई निंग बिंग से आगे बढ़कर बागुई पर ठहर गईं। वो बूढ़ा बागुई इस वक्त बुरी हालत में था। रोते रोते उसका चेहरा बिल्कुल टूट चुका था। बागुई, क्या तुम अभी भी सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करना चाहते हो या नहीं? फैंग युआन ने मन में बात भेजी। बागुई की आंखों में हल्की उम्मीद चमकी। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? हाँ, तुम तो एक रिबॉर्न गू इमॉर्टल हो, तुम्हें अपने पिछले जीवन का अनुभव है, तुम्हें ऐसी स्थिति की उम्मीद होगी। फैंग युआन ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये स्थिति मेरे अंदाजे से भी बाहर है। मैं अभी केवल एक मॉर्टल हूं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बागुई, मैंने तुम्हें निराश किया। इस बार का रिफाइनमेंट सच में असफल रहा। लैंड स्पिरिट फिर से जोर जोर से रोने लगा। लेकिन तभी फैंग युआन ने विषय पलट दिया, लेकिन ये असफलता सिर्फ अस्थायी है, हमारे पास अब भी उम्मीद है। लैंड स्पिरिट की रुलाई धीमी पड़ी। उसने पूछा, क्या मतलब? फैंग युआन बोला,
जब तुम मर जाओगे तब इस रेसिपी को जानने वाला सिर्फ मैं रहूंगा, और अधूरा सेकंड एपर्चर जीयू भी मेरे पास रहेगा। तो बागुई, तुम्हें मुझे बचाना होगा। बागुई बोला, बिल्कुल, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी ही होगी। तुम ही वो इंसान हो जो ब्लेस्ड लैंड की शर्तें पूरी करते हो और एक रीबॉर्न गू इमॉर्टल भी हो। भले इस बार रिफाइनमेंट असफल हो गया, लेकिन भविष्य में इसकी सफलता की संभावना बहुत ज्यादा है। फैंग युआन मुस्कुराया, अच्छा है कि तुम्हें यह समझ है, लेकिन तुम सिर्फ कुछ समय तक ही मेरी रक्षा कर सकोगे, हमेशा नहीं। थोड़ी ही देर में तुम भी खत्म हो जाओगे। हमारे पास जो इमॉर्टल एसेंस बचा है उससे हम सारे दुश्मनों को खत्म नहीं कर सकते। और अगर तुम मुझे बाहर की दुनिया में भेज भी दो तो सांचा माउंटेन पर कई गू मास्टर्स के झुंड मौजूद हैं। उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान आई। इस पुनर्जन्म के बाद से सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था। सफलता के करीब पहुंचकर उसके अंदर एक हल्की उत्तेजना जाग उठी। लैंड स्पिरिट ने पूछा, तो तुम चाहते क्या हो कि मैं क्या करूं? फैंग युआन ने हल्का सा हंसते हुए कहा, बागुई, तुम्हें याद है ना, दूसरे अध्याय के तीसरे हिस्से में क्या लिखा है लेस देन ग्रेटर देन में? लैंड स्पिरिट एक पल के लिए चौंका, फिर कुछ सोचते हुए बोला, तुम कहना चाहते हो? नहीं, वो तरीका काम नहीं करेगा। उसके लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले चाहिए इमेमोरियल एरा की लाइट ऑफ ग्लोरी। हे, फैंग युआन हंस पड़ा। उसने हाथ उठाया और ब्रॉन्ज हॉल की छत की ओर इशारा करके बोला, देखो, वो लाइट तो पहले से ही यहां है। वो खड़ा हुआ तो उसने पहले ही लैंड स्पिरिट से कहा था कि अपनी दृष्टि उससे साझा करे, ताकि बाहर का सारा हाल उसे साफ दिखे। टाई क्लैन के लोगों और बाकी दुश्मनों से जो बातें वो करता रहा, वो सब सिर्फ समय निकालने के लिए थीं, सही मौके का इंतजार था। ये उसका तीसरा मौका था जब उसने स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का इस्तेमाल किया था, और अब उसके पास पिछले अनुभवों से और गहरी समझ थी। पुनर्जन्म के बाद की घटनाओं में निश्चित ही बटरफ्लाई इफेक्ट था, जिससे बहुत कुछ बदल सकता था। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो समय के साथ अपने आप बनती हैं, बस उन्हें शुरू करने के लिए एक चिंगारी चाहिए होती है। अगर वो असली चिंगारी न भी हो तो कोई दूसरी आ ही जाती है। ये वो चीज़ नहीं थी जिसे कोई अकेला इंसान बदल सके। मेन हॉल के बाहर शाओ मैंग अब यिंग मिंग से लड़ते लड़ते अधीर हो गया और आसमान में उड़ गया। Rank 4, Gather Light GU. Rank 5, Extreme Light GU. Rank 5, Rear Under the Sun GU. Killer Move, Torrential Light Stream. रोशनी की नदी उफन कर गिरी और पूरे ब्लेस्ड लैंड की ओर बह चली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि कोई आंखें खोल नहीं पा रहा था। पूरा बैटलफील्ड सफ़ेद चमक से ढक गया। जमीन हिल उठी, हवा में सिर्फ एक ही रंग था, सफ़ेद। मेन हॉल के अंदर टाई रो नैन और बाकी लोग खड़े थे। टाई बाई क्यूई ने जैसे ही देखा, रोकने की कोशिश की, मगर अब देर हो चुकी थी। लाइट रिवर की फॉर्मेशन पूरी हो चुकी थी, वो बस उसका असर थोड़ा कम कर सका। वो विशाल रोशनी की नदी किसी झरने की तरह गिर पड़ी और ब्रॉन्ज हॉल पर पूरी ताकत से आ टकराई। हॉल की छत तुरंत टूट गई और वो रोशनी फैंग युआन की ओर लपकी। लैंड स्पिरिट चीख उठा, ये तो इमेमोरियल एरा की ग्लोरी लाइट है। फैंग युआन हंस पड़ा और अपनी प्राइमीवल एसेंस को रैंक 4 बोन विंग्स गू और रैंक 5 लिक्विड मेटल ग्यू में उड़ेल दिया। अगले ही पल उसकी पीठ से 2 लंबे और चौड़े काले पंख फैल गए। लिक्विड मेटल उसके पूरे शरीर पर ऐसे बह गया जैसे किसी ने सोने की परत चढ़ा दी हो। वो सुनहरी रोशनी में नहा उठा। सब दंग रह गए। वो क्या कर रहा है? Fang Yuan. टाई रो नान, बाइनिंग बिंग और बाकी सबकी आंखों के सामने फांग युआन ने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे उस रोशनी की नदी की तरफ उड़ चला। जोरदार धमाका हुआ, कानों में गूंजने लगी। टक्कर इतनी तेज थी कि फैंग युआन पीछे धकेल दिया गया। लेकिन उसने पहले भी कई रैंक 5 गू मास्टर्स को मारा था, जिनसे उसे बहुत से मूवमेंट गू मिले थे, जैसे गोल्डन ऑरोरा ग्यू। अब उसने उन सबको एक साथ एक्टिवेट कर दिया और पानी के झरने की तरह गिरती उस रोशनी के उलट दिशा में उड़ने लगा। जैसे ही वो ब्रॉन्ज हॉल से बाहर निकला, सबकी सांसें थम गईं। वो क्या चीज़ है? वो तो चमक रहा है, किसी सुनहरी चिड़िया जैसा दिख रहा है। नहीं, वो तो कोई इंसान है, कोई वॉरियर जो पिघले सोने में नहाया हो। फांग युआन के सामने बस सफेदी थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसकी प्राइमीवल एसेंस तेजी से खत्म हो रही थी। उसने दांत भींचे और बोला, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। लैंड स्पिरिट, हेल्प मी। डिवाइन ट्रैवल गू, इमॉर्टल गू डिवाइन ट्रैवल उसकी हथेली में आ गिरा। Jade Sky GU. उसके एपर्चर से हरी रोशनी की एक किरण निकली और हाथ पर जा पड़ी, जो एक खोखले हरे बांस की तरह जेड स्काईजू में बदल गई। टाई रो नान ने आश्चर्य से कहा, वो आखिर कर क्या रहा है? वो किलर मूव के सामने जाकर क्यों उड़ रहा है? यान जुन की आंखें फैल गईं, क्या वो हार मान चुका है? अपनी जान देने जा रहा है? बाई निंग बिंग ने सिर हिलाया, नहीं, कुछ गड़बड़ है। मैं उसे जानती हूं। फांग युआन ऐसा कभी नहीं करेगा।
हर बार उसके हर कदम में कोई गहरी मंशा होती है। हमें उसे रोकना होगा, चाहे जो हो। टाइरू और नान ने सहमति जताई। चारों एल्डर्स, वो चिल्लाई। समझ गए। चारों बुजुर्ग तुरंत अलग अलग दिशाओं में भागे, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई थामी और दाहिना हाथ पंजे की मुद्रा में फैलाया। Killer move, infinite search and lock. उसी पल फांग युआन के बाएं हाथ से नीली रहस्यमयी रोशनी निकलने लगी। उसके अंदर फिक्स स्टार ज्यू चमक रहा था, जो 8 कोनों वाला पारदर्शी हीरा था। अचानक फैंग युआन के चारों ओर की जगह फटने लगी और 4 जंजीरें निकली जो सांपों की तरह उसकी तरफ लपक रही थीं। फांग युआन ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अब जाकर समझे? बहुत देर कर दी। डिवाइन ट्रैवल गू अचानक उसकी बाह में घुस गया और फिक्स स्टार ग्यू को निगल लिया। चारों बुजुर्गों के मुंह से खून निकल आया, उनका फिक्स स्टार ज्यू से संपर्क टूट गया। फैंग युआन के आसपास की चारों जंजीरें बेकाबू होकर इधर उधर टकराने लगीं और फिर रोशनी की नदी में टूटकर गायब हो गईं। अब डिवाइन ट्रैवल गू ने फिक्स स्टार गू को पचा लिया था और वो जेड स्काई गू के अंदर जाकर एक कोकून की शक्ल में बदल गया। ऊपर आकाश में शाओमैंग चौंक उठा। अरे ये क्या? कोई मेरी किलर मूव की तरफ उड़कर आ रहा है। उसके साथ खड़े सभी गू मास्टर्स दंग रह गए। यी हुओ बोला, ये पागल कौन है? क्या करने आया है? ली श्यान की भौहें सिकुड़ गईं। रुको, ये नज़ारा कहीं देखा है पहले। फेंग टियानयू ने ऊपर देखा और स्तब्ध रह गया। वो रिफाइन कर रहा है। वो किलर मूव की ताकत से गू रिफाइन कर रहा है। मो वू टियन की आंखों से बैंगनी रोशनी फूट पड़ी। उसमें इतनी हिम्मत है कि वो किलर मूव की ताकत से गू रिफाइन करे। सच में पागलपन है। हाँ, फैंग युआन सच में रिफाइन कर रहा था। यही उसकी योजना थी। जब उसने किलर गोस्ट डॉक्टर को अपने अधीन किया था, तब से ही उसे पता था कि सेकेंड एपर्चर जीयू का रिफाइनमेंट विफल होगा, क्योंकि अंतिम चरण में डिवाइन ट्रैवल जीयू को मिलाने के लिए किसी अकेले व्यक्ति की क्षमता पर्याप्त नहीं थी। पहले जब उसके पास रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंडमास्टर फेंग टियानयू और लैंड स्पिरिट की मदद थी, तभी वो किसी तरह उस प्रक्रिया को पूरा कर पाया था। अब वो मदद नहीं थी, इसलिए वो जानता था कि पहले वाला तरीका असफल होगा। लेकिन अपनी रीबर्थ के बाद से ही फैंग युआन ने असली मकसद से कभी सेकेंड एपर्चर गू रिफाइन करने का इरादा किया ही नहीं था। उसने लैंड स्पिरिट को धोखा दिया, जानबूझकर समय खींचा ताकि ऐसा असाधारण मौका बनाया जा सके जिससे सबको यकीन हो जाए कि वो वही ज्यू रिफाइन कर रहा है। असल में वो एक अलग गू रिफाइन कर रहा था, एक इमॉर्टल गू, जिसका उल्लेख था गू वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लासिक की चैप्टर 2 सेक्शन 3 में। वो किताब जो बाहर से देखने में बस एक कहानी लगती थी, लेकिन उसमें एंशिएंट समय के रहस्य छिपे थे। उसमें अनेक ज्यू का वर्णन था, जैसे विजडम गू, स्ट्रेंथ ज्यू और कई अन्य। कुछ जीयू सीधे नाम से लिखे गए थे और कुछ इतने रहस्यमय कि उनका असली अर्थ समझने के लिए गहराई से पढ़ना और अध्ययन करना पड़ता था। इमेमोरियल एरा की महिमा से भरी हुई रोशनी उस कोकून पर पड़ रही थी। वो कोकून उस इमेमोरियल एरा की रोशनी को सोखते हुए किसी रहस्यमयी परिवर्तन से गुजर रहा था। फैंग युआन का शरीर सुनहरी चमक में नहा रहा था। वो उस तेज टोरेंशियल लाइट स्ट्रीम के बहाव के विपरीत ऊपर की ओर तैर रहा था। एक रैंक 5 गू मास्टर के शक्तिशाली किलर मूव का सामना करते हुए लिक्विड मेटल गू की रक्षा धीरे धीरे बेअसर होती जा रही थी। आखिरकार वो सुनहरी सुरक्षा भी उस रोशनी की लहर में धुल गई। खासकर उसकी हड्डी की पंख टोरेंशियल लाइट स्ट्रीम के बहाव से धोए जाने के बाद धीरे धीरे अपना असली काला रंग दिखाने लगे। उस विशाल रोशनी के झरने के बीच एक अकेला शरीर बहुत कठिनाई से उड़ता जा रहा था, भारी दबाव का सामना करते हुए। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर बहुत सारे ज्यू मास्टर्स का ध्यान उसकी तरफ खींच गया। बैटलफील्ड पर धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। लैंड स्पिरिट पूरी तरह फैंग युआन की सहायता कर रही थी। जब कुत्तों ने अपने मास्टर को खो दिया तो वे सब बिखर गए। सारे गू मास्टर्स वहीं खड़े रह गए, सिर उठाकर उस दृश्य को देखने लगे। उनके दिलों में एक ही सवाल उठ रहा था, ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा, फिर भी ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मुझे अब याद आया। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, ये दृश्य तो लेजेंड्स ऑफ रेंजू में लिखा गया था, इसलिए ये इतना जाना पहचाना लग रहा है। लेजेंड्स ऑफ रेंजू, जिसे दुनिया की सबसे महान क्लासिक कहा जाता है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, कोई भी इससे अनजान नहीं था। उस याद दिलाने पर सबको एकदम से समझ आया। हाँ, सही कहा, ये दृश्य तो रेंजू के दूसरे अध्याय के तीसरे हिस्से में दर्ज है। अब मुझे याद आया, वर्डेंट ग्रेट सन ने अपने पंख फैलाए थे और ग्लोरी की रोशनी में नहाया था, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ग्यू को रिफाइन करने के लिए, और सूरज की ओर उड़ चला था। लोगों ने याद करते हुए हंसना शुरू किया। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? वर्डेंट ग्रेट सन की नकल कर रहा है और अपनी जान की परवाह नहीं। हाँ, कहीं ये सच में फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू रिफाइन करने की सोच तो नहीं रहा? कैसे संभव है? क्या उसके पास डिवाइन ट्रैवल गू है?
बिल्कुल था फैंग युआन के पास, लेकिन डिवाइन ट्रैवल जीव होना ही काफी नहीं था। जैसा कि लेजेंड्स ऑफ रेंजू में लिखा गया है, वर्डेंट ग्रेट सन को डर था कि डिवाइन ट्रैवल जू उसे शराब पीकर किसी खतरनाक जगह पर न पहुंचा दे। डिवाइन ट्रैवल गू इस बात से शर्मिंदा हुआ और उसने उसे दिशा दी, आकाश में ऊपर जाओ। 9 हेवंस में जो एज्योर हेवन है, वहां एक बैम्बू फॉरेस्ट है। उस जंगल में एक जेड बैम्बू है जो जेड स्काई के रंग की होती है, उसे तोड़ लाओ। फिर ब्लू हेवन में जाओ और रात के समय सितारों के टूटे टुकड़ों में से 8 कोण वाला हीरा यानी 8 साइडेड डायमंड चुनो। उसके बाद जब सुबह हो तब सूरज की पहली रोशनी में मुझे रिफाइन करो ताकि मैं फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ज्यू बन जाऊं। तब मैं तुम्हें नशे में कहीं भी यूं ही नहीं भेजूंगा। इसलिए फैंग युआन को चाहिए था एक जेड स्काई रंग का जेड बैम्बू एज्योर हेवन से और एक 8 साइडेड डायमंड स्टार फ्रैगमेंट ब्लू हेवन से, और साथ में इमेमोरियल एरा की ग्लोरी की लाइट। क्या फैंग युआन के पास ये सब था? शुरुआत में तो नहीं, लेकिन रीबर्थ के बाद उसने लॉन्ग चिंग टियान को मार दिया और जेड स्काईगू हासिल कर लिया। ये ज्यू रैंक 5 का था और इमेमोरियल इरा से निकला था। ये किसी गहरे हरे बैम्बू की डंडी जैसा दिखता था, हथेली के आकार का और अंदर से खोखला, जिसकी सतह पर जेड जैसी चमक थी। यही था एज्योर हेवन का जेड बैम्बू। लेजेंड्स ऑफ रेंजू में हर तरह के गू का जिक्र था। इमॉर्टल ग्यू तो जैसे थे वैसे ही बताए गए थे, जैसे विजडम ग्यू और स्ट्रेंथ ग्यू, मगर मॉर्टल जीव को थोड़ा रहस्यमय ढंग से लिखा गया था, जिसे समझने के लिए पाठकों को ध्यान से पढ़ना और शोध करना पड़ता था। लेकिन जेड स्काई बैम्बू अकेला काफी नहीं था, उसे तो 8 कोण वाले हीरे यानी 8 साइडेड डायमंड स्टार फ्रैगमेंट की भी जरूरत थी। क्या वो उसके पास था? नहीं था, लेकिन बाय निंग बिंग ने वो उसके शरीर में लगा दिया था। वो था फिक्स स्टार गू। ये जीव भी इमेमोरियल ईरा से आया हुआ था और एक हीरे की तरह 8 किनारों वाला था। फैंग युआन के बाएं हाथ पर यह जड़ा हुआ था, जो सितारों जैसी नीली चमक फैलाता था और उसकी बांह से आधी पारदर्शी नीली रोशनी निकलती थी। अब उसके पास जेड स्काई बैम्बू था, 8 साइडेड डायमंड स्टार फ्रैगमेंट भी था, लेकिन फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ज्यू को रिफाइन करने के लिए एक आखिरी चीज चाहिए थी, वही जो लैंड स्पिरिट ने बताई थी, इमेमोरियल इरा की ग्लोरी की लाइट। क्या फैंग युआन के पास वो थी? शुरू से लेकर अंत तक उसके पास वो कभी नहीं थी, लेकिन शाओ मैंग के पास थी। शाओ मैंग के पास एक एक्सट्रीम लाइट गू था जो उसने कब्रें लूटकर हासिल किया था। वो अधूरा ज्यू था जिससे हर महीने सिर्फ 3 बार लाइट ऑफ ग्लोरी छोड़ी जा सकती थी, और अगर उससे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता तो वो फटकर नष्ट हो जाता। और टोरेंशियल लाइट स्ट्रीम भी एक किलर मूव था जो कुछ हद तक उसी ग्लोरी की लाइट की नकल करता था। डिवाइन ट्रैवल गू, जेड स्काई गू, फिक्स्ड स्टार गू और इमेमोरियल एरा की लाइट, अब सारी शर्तें पूरी हो चुकी थीं। जब फांग युआन रीबर्थ के बाद इस सच्चाई तक पहुंचा तो उसने अपने दिल से सेकंड एपर्चर ग्यू का विचार निकाल फेंका और अपना लक्ष्य बदलकर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ग्यू को रिफाइन करने का बना लिया। लेकिन लैंड स्पिरिट को मनाना असंभव था। लैंड स्पिरिट की एक ही जिद थी, सेकंड एपर्चर जीयू को रिफाइन करना। इसलिए बाय निंग बिंग, टाइरुओ नान और राइचस तथा डिमोनिक फैक्शंस, ये सब फैंग युआन के हाथों के औजार बन गए। उसने अपने दिल में सब कुछ बड़ी सावधानी से गणना की, हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा और ये परिणाम निकला। जब लैंड स्पिरिट को समझ में आया कि सेकंड एपर्चर गू किसी भी हालत में रिफाइन नहीं होगा, तब उसने अपना लक्ष्य बदल दिया, फैंग युआन की रक्षा करना, क्योंकि अब उम्मीद बस उसी में बची थी। अब वो कोकून सूरज की रोशनी सोख रहा था, धीरे धीरे कांप रहा था और उसके भीतर से इमॉर्टल ज्यू की ऑरा अनियंत्रित होकर बाहर निकल रही थी। सभी लोग दंग रह गए। ऐसी ऑरा, ये कैसे संभव है? ताई रुओ नान, बाय निंग बिंग और बाकी सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो गू रिफाइन कर रहा है, सचमुच इमॉर्टल गू रिफाइन कर रहा है। ये व्यक्ति कौन है? क्या ये वर्डेंट ग्रेट सन का पुनर्जन्म है? यी हुओ, यी चोंग और बाकी सबका मुंह खुला का खुला रह गया। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल, क्या वो सच में फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू रिफाइन कर रहा है? मैंने फेंग टियन यू ने आज इमॉर्टल गू के जन्म का दृश्य देख लिया। ये बोलते हुए वो रिफाइनमेंट मास्टर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ब्लेसेड लैंड में बचे हुए हैरी मैन भी घुटनों के बल बैठ गए। इस क्षण वे सब उस व्यक्ति की पूजा कर रहे थे जो इमॉर्टल ज्यू रिफाइन कर रहा था। अविश्वसनीय था ये दृश्य। एक ऐसा पल, मानो इमेमोरियल ईरा का चमत्कार फिर से उनके सामने जीवित हो उठा हो। उस दृश्य की भव्यता और रहस्य ने हर गू मास्टर के शरीर को कांपा दिया। न जाने वो डर था या उत्साह या दोनों का मिश्रण। अब फैंग युआन सबकी नजरों का केंद्र बन चुका था। भले टोरेंशियल लाइट स्ट्रीम कितनी भी चकाचौंध भरी थी, पर कोई भी अपनी आंख झपकाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इमॉर्टल ज्यू की ऑरा और तीव्र होती जा रही थी, लेकिन तभी अचानक एक घटना घट गई।
मेरी शक्ति का इस्तेमाल करके इमॉर्टल ज्यू रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है? शाओमेंग बेवकूफ़ नहीं था। जब उसे एहसास हुआ, उसने तुरंत अपना किलर मूव रोक दिया। टोरेंशियल लाइट स्ट्रीम खत्म हो गई। सभी लोगों ने जोर से सांस खींची। नहीं, फेंग टियान्यू चीख उठा। उसका दिल दर्द से भर गया, चेहरा दुख और निराशा में डूब गया। उसकी आंखों में टोरेंशियल लाइट स्ट्रीम मानो एक कटी हुई रिबन की तरह धीरे धीरे गिर रही थी। बस 3 सांसों का वक्त बचा था और उस गू मास्टर को रोशनी से आज़ादी मिलने वाली थी। लेकिन इतना कम समय इमॉर्टल जियू को जन्म देने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं था। पर क्या फैंग युआन ने ये बात नहीं सोची थी? Third watch GU. Third watch GU. उसने 2 थर्ड वॉच ग्यू एक्टिवेट किए सीधे ककून की ओर। तुरंत ही समय 9 गुना तेजी से बहने लगा और इमॉर्टल ज्यू की ऑरा उफान पर पहुंच गई। उसने 2 टाइम पाथ गू वर्म्स का इस्तेमाल किया है ताकि समय तेज हो जाए। फेंग टियान्यू जैसे बिजली के झटके से उछल पड़ा, उसकी आंखें चमक उठीं, चेहरा लाल हो गया। अब भी उम्मीद थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा लाल से सफ़ेद पड़ गया। फेंग टियान्यू जमीन पर गिर पड़ा, निराश होकर बोला, नहीं, ये व्यर्थ है। इतनी तेज रिफाइनमेंट में ऑरा स्थिर नहीं हो पाती। जियू अपनी अस्थिरता से खुद को नष्ट कर देगा। लेकिन क्या फैंग युआन को ये नहीं पता था? उसने एक और गू निकाला। वो जियू देखने में साधारण था, जैसे कोई धूसर पत्थर की डिस्क हो। पिछले जीवन में उसने ये फेंग टियान्यू से हासिल किया था और इस जीवन में उसने इसे किलर गोस्ट डॉक्टर चो जियू से पाया। कौन सा गू था वो? Undefeated 100 battles. अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू, रैंक 5 का एक्सपेंडिचर गू, जो एक बार इस्तेमाल करने पर रिफाइनमेंट की सफलता सुनिश्चित कर देता था। अगले ही पल फेंग टियान्यू सन्न रह गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और खुशी से चिल्ला उठा, ये कैसे संभव है? क्योंकि उसने महसूस किया कि इमॉर्टल ज्यू की ऑरा अब स्थिर हो गई है, मानो कोई चमत्कार हुआ हो। कोकून टूट गया और उसमें से एक हरे रंग की तितली उड़ निकली, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू। सब लोग हक्का बक्का रह गए। किसी ने धीरे से कहा, ये सच में एक इमॉर्टल ज्यू है। किसी और ने मंत्रमुग्ध होकर फुसफुसाया, कितना खूबसूरत है, लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। भीड़ में खलबली मच गई। आखिर ये आदमी है कौन? इसने इमॉर्टल ज्यू रिफाइन कर लिया? हर किसी का दिल तेजी से धड़क रहा था। चाहे किसी को हालात की पूरी जानकारी हो या ना हो, सब दंग थे। बोलना मुश्किल था। शाओमांग सुन्न खड़ा था, मो वू टियान जैसे होश खो बैठा हो। किसी ने धीरे से कहा, क्या मैं किसी लेजेंड का दोबारा जन्म देख रहा हूं? दूसरा बोला, आखिर मैं किस युग में जी रहा हूं? उसी वक्त फांग युआन उस लाइट वाटरफॉल से बाहर निकला। उसके चारों ओर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ज्यू उड़ रही थी। हर बार जब वो अपने पंख फड़फड़ाती, हरी रोशनी ऐसे झिलमिलाती जैसे हवा में पराग तैर रहा हो। वो नज़ारा देखने लायक था। मगर फैंग युआन ने इस कामयाबी के लिए बड़ी कीमत चुकाई थी। रैंक 5 किलर मूव कोई मजाक नहीं था। लिक्विड मेटल गू मर चुका था, गोल्डन ऑरोरा गू और बाकी सब बुरी तरह जख्मी थे। उसकी पीठ के काले पंख फट चुके थे, जगह जगह चिथड़े लटक रहे थे। जैसे जैसे लिक्विड मेटल का असर मिटा, फांग युआन की असली पहचान सामने आ गई। तुरंत लोगों में खलबली मच गई। मो वू टियन की आंखें सिकुड़ गईं। ये कौन है? हु में ईयर और ली शियान हैरान रह गए। वो तो लिटिल बीस्ट किंग है। यी हु की आंखें बाहर निकल आईं। वो वही है। जियाओ हुआंग और मेंग तू ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके शरीर कांप रहे थे। दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर डाला था। उन्होंने ऐसे आदमी पर हमला किया जो इमॉर्टल ज्यू रिफाइन कर सकता है। बाय निंगबिंग, टाइरुओ नान और बाकी जो सच्चाई जानते थे, वो इस चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहे थे। सब जैसे पत्थर के बुत बन गए। सैकड़ों हजार साल पहले इमेमोरियल ईरा में वर्डेंट ग्रेट सन ने अपने पंख फैलाकर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू रिफाइन किया था। और अब फांग युआन वही कर रहा था, एक नश्वर शरीर से सबकी आंखों के सामने इतना बड़ा काम कर दिखाया। अगर ये बात फैली तो उसका नाम पूरे कॉन्टिनेंट में गूंज उठेगा, सदर्न बॉर्डर तक हड़कंप मच जाएगा। लैंड स्पिरिट ने भावुक होकर कहा, तूने सच में फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू रिफाइन कर लिया, अविश्वसनीय। जैसा उम्मीद थी, तू सच में भविष्य का गू इमॉर्टल है। फैंग युआन जोर से हंसा। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू से कोई भी गू मास्टर पूरी दुनिया में घूम सकता है, जहां चाहे जा सकता है। लेकिन ये फिर भी इमॉर्टल ज्यू है। इसे एक्टिवेट करने के लिए तेरी मदद चाहिए। इमॉर्टल एसेंस की जरूरत होगी। बागुई ने जवाब दिया, बिल्कुल। कड़ाही में अभी थोड़ी इमॉर्टल एसेंस बाकी है। अपने मन में सोच, जहां जाना है बस वो जगह सुरक्षित होनी चाहिए। ध्यान रहे, दिमाग में जो छवि बने वो असली जगह से बिल्कुल मिलती हो। जरा भी फर्क नहीं होना चाहिए। फैंग युआन बोला, मैं समझ गया। बागुई ने गहरी सांस लेकर कहा, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल कर, तो इस मुसीबत से निकल सकता है।
लेकिन इमॉर्टल एसेंस खत्म होते ही ये ब्लेस्ड लैंड नष्ट हो जाएगी। मौत मेरे लिए राहत है। बस ये चाहता हूं कि तू आगे चलकर सेकंड एपर्चर गू रिफाइन कर सके, और इस मौके को बेकार मत जाने देना। जाने से पहले क्या मुझे कुछ कहना चाहता है? फैंग युआन ने मुंह खोला पर शब्द नहीं निकले। उसने अपने फटे काले पंख फैलाए, आसमान में उड़ गया, चारों ओर नजर दौड़ाई। वो टूटा हुआ ब्रॉन्ज हॉल, वो लहू से सनी माउंट बैटलफील्ड, वो तबाह हुआ गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड। उसने मनी मन कहा, गुड बाय बाइनिंग बिंग, गुड बाय टाई रुओनान, गुड बाय सदर्न बॉर्डर। लैंड स्पिरिट को क्या पता था कि फैंग युआन अब और भी बड़ा जोखिम उठाने जा रहा था। लेकिन जिंदगी एक जुआ है, अगर मौका मिले और आदमी दांव न लगाए तो कब कामयाब होगा? अगर इंसान के इरादे हेवन जितने ऊंचे ना हों तो वो अपने 8 फुट के जिस्म के साथ नाइंसाफी करेगा। ऐसा सोचकर फैंग युआन के अंदर जोश उमड़ आया। दिल में आग जल उठी, आकांक्षा से भर गया। सबके सामने खड़े होकर उसने अपने जज्बात एक कविता में ढाल दिए। सबने सुना। वो बोला, सदियों से लैंड इमॉर्टल हवा के साथ मिट जाते हैं, आज 3 किंग्स हमेशा की नींद में लौट गए। कौन है जिसने हार नहीं देखी? वर्डन सन भी अधूरी ख्वाहिशें लेकर गया। फिर से शुरू करो और खुद को राजा घोषित करो। मछली हेवनली वाटरफॉल चढ़ती है, वीरान धरती पर अकेली चलती है, हेवन को चुनौती देती है। आज मैं अपने पंख फैलाकर उड़ रहा हूं, कल इमॉर्टल बनकर फीनिक्स को काबू में करूंगा। ये कहते हुए फैंग युआन ठहाका लगाकर हंसा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। लैंड स्पिरिट चिल्लाया, महान इरादे हैं तेरे, मैं तुझे तेरी यात्रा पर भेजता हूं। इमॉर्टल एसेंस फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू में समा गई, जेड की रोशनी चमकी और फैंग युआन हवा में गायब हो गया। बस उसके कपड़े रह गए, जो हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी पतंग की डोर कट गई हो। किसी ने चिल्लाया, वो गायब हो गया। दूसरा बोला, उसने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल जो इस्तेमाल की पता नहीं कहाँ गया होगा। तीसरा घबरा गया, अरे ये हेवन और अर्थ क्यों कांप रहे हैं? हर कोई सन्न रह गया। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं, पहाड़ टूटने लगे, दुनिया बिखरने लगी। जगह जगह दरारें पड़ गईं जो बाहर की दुनिया से जुड़ गईं। किसी ने चिल्लाया, भागो, जल्दी भागो, ब्लेसेड लैंड ढह रही है, एसिमिलेशन की हवाएं आ रही हैं। अगर अभी नहीं निकले तो मर जाएंगे। मुझे नहीं मरना। सब एक्सपर्ट्स डर से कांप उठे, जान बचाने के लिए भागने लगे। सांचा माउंटेन फिर से अफरातफरी में डूब गया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, टियानटी माउंटेन, हु इमॉर्टल ब्लेसेड लैंड में डांगहान माउंटेन पर लड़ाई अपने आखिरी मोड़ पर थी। लॉर्ड स्काईक्रेन ने चिल्लाकर कहा, फैंग जेंग, हिम्मत रख, जीत अब बस थोड़ी दूर है। फैंग जेंग के हाथ पैरों की चमड़ी छिल चुकी थी, खून बह रहा था। उसने यिंग शेंगजी और शाओ की सिंह दोनों को पछाड़ दिया था। शरीर दर्द से सुन्न हो चुका था, दिमाग सोचने की ताकत खो चुका था। बस डांगहू माउंटेन नजर आ रहा था। वो सबसे आगे था, बस एक ही ख्याल था, मैं फेंग जिन हुआंग हूं, यहां नहीं हार सकती। मैंने कभी नहीं हारा और आज भी नहीं हारूंगी। आ जाओ, ड्रीम विंग्स। फेंग जिन हुआंग चिल्लाई और उसके कंधों से एक सुंदर जोड़ी पंख उगाए। वो पंख इतने शानदार और मनमोहक थे कि उन पर हर रंग की रोशनी झिलमिला रही थी। बस एक झटका देते ही वो आसानी से ऊपर उठ गई। किसी ने हैरानी से कहा, ये क्या है? दूसरा बोला, ये तो। तीसरा हक्का बक्का रह गया, लेजेंडरी इमॉर्टल गू ड्रीम विंग्स। 9 गू इमॉर्टल्स दंग रह गए। ज्यादातर इमॉर्टल जीव को एक्टिवेट करने के लिए इमॉर्टल एसेंस चाहिए होती है, मगर ड्रीम विंग्स अलग थी। वो गू मास्टर की स्पिरिट और सोल से चलती थी। फेंग जिनहुआंग अभी मॉर्टल थी। ड्रीम विंग्स को जबरदस्ती एक्टिवेट करने से उसकी सोल बुरी तरह घायल हो सकती थी। याददाश्त खो देना तो सबसे कम नुकसान था, वो पागल भी हो सकती थी। लेकिन फेंग जिनहुआंग जिद्दी थी, हार मानना उसे मंजूर नहीं था। जीत के लिए वो हर कीमत देने को तैयार थी। फैंग जेंग के सामने ही उसने उसे पछाड़ दिया। ड्रीम विंग्स धीरे धीरे सिकुड़ गईं। फेंग जिनहुआंग क्लिफ के किनारे खड़ी थी, सांसें तेज चल रही थीं, उसके सिर में तेज चक्कर आ रहा था, वो लगभग बेहोश होने वाली थी। वो अपनी हद तक पहुंच चुकी थी। इमॉर्टल जीव को जबरदस्ती एक्टिवेट करना आसान नहीं था, फिर भी वो इस मुकाम तक पहुंच गई। फैंग जेंग ने चौड़ी आंखों से उसे देखा। मैं सच में हार गया, वो उदास होकर बोला। फेंग जिनहुआंग क्लिफ के बिल्कुल किनारे थी, बस एक कदम और जीत उसकी थी। मैं अब जीतने वाली हूं, उसने खुद से बुदबुदाया। उसने आखिरी ताकत जुटाई, सिर उठाया। उसकी आंखें एम्बर की तरह चमक रही थीं। चेहरा बेहद खूबसूरत था, बर्फ जैसे सफ़ेद गले पर ब्लेस्ड लैंड की गुलाबी रोशनी पड़ रही थी। वो बिल्कुल एक नन्ही फीनिक्स जैसी लग रही थी, जो पहली बार अपने पंख फैला रही हो। वो पल इतना ब्रिलियंट और ग्लोरियस था कि गू इमॉर्टल्स भी मंत्रमुग्ध रह गए। फैंग जेंग ने ऊपर देखा, हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट भी उसे देखता रह गया।
सब उसकी जीत का इंतजार कर रहे थे। फेंग जिनहुआंग ने सबको निराश नहीं किया। उसने होंठ काटे, क्लिफ के किनारे अपने हाथ रखे और पूरी ताकत से खुद को ऊपर खींचा। मगर उसी वक्त स्वूश, जेड की रोशनी चमकी और एक आदमी पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुआ। वो आदमी पूरी तरह नग्न था। उसके बाएं हाथ में एक छेद था जिससे खून बह रहा था। उसका जवान शरीर मजबूत और कसावदार था और उसमें उस योद्धा की झलक थी जिसने अनगिनत लड़ाइयां देखी हों। ब्रदर, फैंग जेंग हैरान रह गया। उसका पैर फिसल गया और वो नीचे खाई में गिर पड़ा। वहां मौजूद 10 गू इमॉर्टल्स भी दंग रह गए। ये नंगा आदमी कौन है? फेंग जिनहुआंग ने अपनी सफ़ेद गर्दन उठाई, नीचे से ऊपर तक फैंग युआन को देखा। उसकी आंखें फैल गईं, वो जैसे पत्थर बनकर खड़ी रह गई। फैंग युआन का शरीर मजबूत और ताकतवर था और उसके नीचे का वो विशाल राक्षस जैसा हिस्सा फैंग जिनहुआंग की नज़रों में साफ साफ आ गया। तो मैं सच में यहां पहुंच गया? तस्क, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल ग्यू की ये कमजोरी ही है, ये कपड़े साथ में नहीं ला सकती। खैर, शुक्र है कि मैंने अपने सारे ग्यू वर्म्स को एपर्चर के अंदर रखा था, वो सब मेरे साथ आ गए। फांग युआन ने चारों तरफ देखा और अपनी स्थिति को समझा। अरे, ये नीचे जो है, क्या ये फेंग जिनहुआंग नहीं? लगता है बायोग्राफी ऑफ फेंग जिनहुआंग में समय का जो जिक्र था वो बिल्कुल सही था। मैं उससे एक कदम पहले आ गया। इस कंपटीशन में इमॉर्टल गू वर्म्स पर रोक नहीं थी। नियमों के हिसाब से अब हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का मालिक मैं ही हूं। मैं कामयाब हो गया। मेरी सारी मेहनत रंग लाई। मानो मैं सेकंड एपर्चर गू रिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरे पास उससे भी बड़ा खजाना है, पूरा हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड और फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू। हा हा हा। फैंग युआन के दिल में दीवानगी से भरी हंसी गूंज उठी। दुर्भाग्य से उसके पास इमॉर्टल गू ड्रीम विंग्स है, इसलिए मैं अभी उसे मार नहीं सकता। फैंग युआन ने थोड़ा अफसोस से फेंग जिनहुआंग की तरफ देखा, फिर अपना दाहिना पैर उठाया। सभी 10 गू इमॉर्टल के सामने उसका दाहिना पैर फेंग जिनहुआंग के चेहरे पर आकर रुका और फेंग युआन को अपने तलवों में जेड जैसी मुलायम ठंडक महसूस हुई। भाग जा, फैंग युआन ने ठोकर मारी और बेबस बेहोश सी फेंग जिनहुआंग नीचे की तरफ गिर पड़ी। फेंग जिनहुआंग के पास अब कोई ताकत नहीं बची थी। वो फांग युआन की लात कैसे झेल पाती, सीधा नीचे जा गिरी। फैंग युआन ने मुड़कर सामने खड़े लैंड स्पिरिट की तरफ देखा। लिटिल यू इमॉर्टल, क्या तुम मुझे मास्टर नहीं कहती थी? माँ मास्टर, वो छोटी सी लड़की फैंग युआन को देखकर दंग रह गई। फिर जैसे ही उसे होश आया, उसने अपनी नन्ही, मुलायम हथेलियों से अपनी बड़ी पारदर्शी सी आंखों को ढक लिया। इसके बाद उसने सिर झुका लिया, चेहरा लाल पड़ गया। शर्म से पैर पटकते हुए बोली, मास्टर, आपको शर्म नहीं आती? आप तो इतने बड़े हैं, जल्दी से कुछ कपड़े पहन लीजिए। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से, बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।